हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज के लेक्चर में बात करेंगे अबाउट ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस। देखो, मैंने इंटरेस्टिंगली दो हार्मोन चूज किए हैं एक लेक्चर में कंप्लीट करने के लिए। एनसीईआरटी में पहले ऑक्सिन दिया है, फिर गिबरेलिंस दिया है, फिर साइटोकाइनिन दिया है, उसके बाद एब्सिसिक एसिड दिया है। लेकिन मैं जानबूझ करके इंटेंशनली एक लेक्चर में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को ले रहा हूं और इनको पैरेलल पढ़ रहा हूं। सेम लॉजिक में लगाने वाला हूं गिबरेलिन और एब्सिसिक एसिड के साथ। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों का जो काम है वो थोड़ा-सा रिलेटिव है। मतलब जब इन दोनों के काम को आप पैरेलल पढ़ोगे तो कांसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। सो हम लोग हमेशा ऑक्सिन को साइटोकाइनिन के साथ पढ़ेंगे और गिबरेलिंस को एब्सिसिक एसिड के साथ पढ़ेंगे और इथाइलिन का अलग लेक्चर करेंगे। सो पीजीआरस में अभी 3 लेक्चर और होने हैं। पहला ये वाला ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, दूसरा गिबरेलिंस और एब्सिसिक एसिड का साथ में, और तीसरा इथाइलिन के बारे में। ठीक है, तो चलो अपना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। लेक्चर नंबर 6 इज ऑल अबाउट ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस। पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सिन्स के साथ। ठीक है, सो ऑक्सिन्स के बारे में व्हाट वी हैव लर्नड इन प्रीवियस लेक्चर, दो साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, इन दोनों ने मिलकर क्या किया याद है? ऑब्जर्व कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल जिस तरफ लाइट आती है उस तरफ डायरेक्शनली ग्रो करता है। Positive phototropism in canary grass coleoptile towards unilateral illumination, उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग बोलते थे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब बेसिकली पहला डिस्क्रिप्शन तो वो है, बट चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन को नहीं मालूम कि ये कर्वेचर किस वजह से आ रहा है, ये मूवमेंट किस वजह से हो रहा है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट का नाम याद है? F.W. वेंट। उन्होंने एक्चुअली ऑक्सिन्स को क्या किया? प्यूरिफाई किया। कहां से? एक प्लांट से। कौन से प्लांट से? दैट प्लांट वाज ओट सीडलिंग। ओट मतलब अवेना सटाइवा। ठीक है, तो कॉमन सीरियल क्रॉप है। नेक्स्ट, ऑक्सिन्स में यहां पे जो शुरुआत में लिखा है ये लिखा है कि ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा से भी पहली बार ऑक्सिन आइसोलेट हुआ। और उसके साथ साथ हिस्टोरिकल वाले पैराग्राफ में लिखा है कि F.W. वेंट आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम दैट ओट सीडलिंग। तो आखिर ऑक्सिन पहली बार कहां से आइसोलेट हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ऑक्सिन्स, तो पहले शुरुआत क्या किससे करेंगे? लेट्स से ऑक्सिन्स के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, ऑक्सिन्स में पहला जो पेयर ऑफ साइंटिस्ट है किसका नाम याद रखना है? आई होप यू रिमेंबर। ठीक है, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। और पिछले लेक्चर में पढ़ा, आई होप याद आएगा, कि इन दोनों ने क्या किया? ऑब्जर्व्ड। इन दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया? कि लाइट की तरफ ग्रो करता है। क्या ग्रो करता है लाइट की तरफ? कोलियोप्टाइल। किसका? कैनरी ग्रास का। सो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट के जो स्टिमुलस आ रहा है, लाइट आ रही है उसकी तरफ ग्रो कर रहा है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इन कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल। ठीक है, लेकिन याद रखो इन लोगों को नहीं मालूम है कि उसका कारण क्या है, कि कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल आखिर कैसे फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। लेकिन इन लोगों ने ये देखा था कि कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल का जो टिप है वहां पे कुछ हो रहा है, क्योंकि टिप कट करने पे फोटोट्रॉपिज्म नहीं हो रहा था। सो याद है इनका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा था? कि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल इज द साइट ऑफ ट्रांसमिसिबल इन्फ्लुएंस। मीन्स व्हाट? कि टिप से ही कुछ हो रहा है, बट दे डोंट नो, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम आया, F.W. वेंट। F.W. वेंट के बारे में लिखा है एनसीईआरटी ने। F.W. वेंट, आई होप आई थिंक आई शुड शो यू। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां देखोगे, इस पैराग्राफ में देखोगे, ठीक है, तो ऑक्सिन के बारे में लिखा है वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। साइंटिस्ट का नाम नहीं लिया। लेकिन इसके पहले वाले पेज पे जो एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन है वहां लिखा है ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड। फर्स्ट आइसोलेटेड नहीं, आइसोलेटेड। सो ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड
by F.W. Wendt and first in the oat seedling coleoptile, लेकिन फर्स्ट आइसोलेटेड तो ह्यूमन यूरिन। सो दोनों बातों को मैं लिखवा दे रहा हूं। तो F.W. Wendt ने क्या किया, आइसोलेट किया, ऑब्जर्व किया या आइसोलेट किया, आइसोलेट किया। F.W. Wendt आइसोलेटेड, फर्स्ट आइसोलेटेड नहीं, पहली बार नहीं, ठीक है। F.W. Wendt आइसोलेटेड ऑक्सिन्स, कहां से इन्होंने आइसोलेट किया, फ्रॉम कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। ओट सीडलिंग को क्या बोलते हैं, ओट को क्या बोलते हैं, अविना सटाइवा, ठीक है। नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी में लिखा है कि फर्स्ट आइसोलेशन जो ऑक्सिन का है, ये नया टॉपिक है। तो फर्स्ट, पहली बार आइसोलेशन जो हुआ, फर्स्ट आइसोलेशन वो एक्चुअली कहां से हुआ, फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन बोल सकते हैं, और यूरिन को टेक्निकली एक्सक्रीटा भी बोलते हैं ह्यूमन का, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब ये बात को बहुत ध्यान से सुना जो मैं अभी बोलने वाला। सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, ऑक्सिन्स वेर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, देन योर आंसर इज ह्यूमन यूरिन। F.W. Wendt isolated, not first but just isolated ऑक्सिन्स फ्रॉम, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। इन दोनों में फर्क है। अब इसका एक्चुअल सेंस ये है कि पहली बार ऑक्सिन एज अ केमिकल, एज अ केमिकल कब आइसोलेट हुआ, ऑक्सिन एज अ केमिकल कब आइसोलेट हुआ, इंडोल 3 एसिटिक एसिड के फॉर्म में एज अ केमिकल कब आइसोलेट हुआ, ह्यूमन यूरिन से। ह्यूमन यूरिन की स्टडी में एक केमिकल मिला जिसका नाम क्या पड़ गया बाद में चल के, ऑक्सिन। तो पहली बार ऑक्सिन एज अ केमिकल कहां मिला, ह्यूमन यूरिन में, बट इट्स रोल, इट्स फंक्शन वाज नॉट नोन। लेकिन पहली बार ऑक्सिन केमिकल, एज अ केमिकल मैंने लिख दिया है, पहली बार ऑक्सिन केमिकल आइसोलेट कहां से हुआ, फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। उस समय उसका नाम ऑक्सिन भी नहीं था, उस समय वो क्या है उसके बारे में किसी को कुछ मालूम भी नहीं था। सो पहली बार ऑक्सिन कहां से निकला, ह्यूमन यूरिन से, एज अ केमिकल। वो बहुत बाद में जाके पता चला कि ऑक्सिन जो है वो प्लांट में बनता है, और ह्यूमन ने प्लांट को खाया तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सिन आ गया प्लांट से, और वो अपने बॉडी में आपको मालूम है अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। सो ऑक्सिन जब ब्लड में गया तो यूरिन में फिल्टर आउट हो गया, ठीक है। सो F.W. Wendt ने पहली बार ऑक्सिन को निकाला, लेकिन कहां से, प्लांट से निकाला, ओट सीडलिंग। सो आप ऐसे याद रख सकते हो, एज अ प्लांट केमिकल, एज अ प्लांट केमिकल, कि ये प्लांट ओरिजिन का केमिकल है। एज अ प्लांट केमिकल ऑक्सिन को आइसोलेट किसने किया, F.W. Wendt। बट इन जनरल ऑक्सिन पहले भी आइसोलेट हो गया था। सो एनसीईआरटी में दो जगह अलग अलग लगता है जब आप उसको पहली बार पढ़ते हो, लेकिन मैं एक बार आखिरी बार बता दे रहा हूं, ऑक्सिन की हिस्ट्री में बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ने देखा, ऑब्जर्व किया कि जब कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल को एक साइड से लाइट मिलती है तो वो लाइट की तरफ ग्रो करके मूव करती, ग्रो करके मूव करती, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर टिप को, कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल के टिप को अगर कट कर दें, डिकैपिटेट कर दें, तो वो कर्वेचर, वो ग्रोथ नहीं हो रही, वो बेंडिंग नहीं हो रही। इसका मतलब टिप में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से, टिप में कुछ बन रहा है जिसकी वजह से वो कोलियोप्टाइल जो है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रही है। लेकिन इनको नहीं मालूम कि वो ऑक्सिन है, वो कोई केमिकल है, वो दैट्स जस्ट ट्रांसमिसिबल इन्फ्लुएंस। उसके बाद एनसीईआरटी में लिखा है इसके बारे में, F.W. Wendt, इन्होंने पहली बार प्लांट से ऑक्सिन केमिकल प्यूरिफाई किया, एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया, विच इज द बेस्ट वर्ड। नेक्स्ट, लेकिन एज अ केमिकल प्लांट से नहीं, ऑक्सिन पहली बार ह्यूमन यूरिन से निकला था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ऑक्सिन एज अ केमिकल कहां से निकला था, ह्यूमन यूरिन। लेकिन अगर इस पे सवाल आएगा तो क्या सवाल आएगा कि कौन से प्लांट से ऑक्सिन निकला था, देन यू विल हैव टू चूज ओट सीडलिंग, किसने निकाला था, F.W. Wendt। बट इवन बिफोर दैट एज अ केमिकल इट वाज एक्सट्रैक्टेड और आइसोलेटेड, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है ऑक्सिन की। अब ऑक्सिन के बारे में मोर, ठीक है। तो ऑक्सिन का जो नाम है वो आया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीस की, ठीक है। सो ग्रीक वर्ड, I really don't know Greek language, so
I cannot tell you more about Greek, but anyways, oxen actually is a Greek word. Greek is a language. बहुत से वर्ड इंग्लिश में ग्रीक से आए हैं, बहुत से वर्ड लैटिन से आए हैं, अरेबिक से आए हैं, ठीक है। सो वैसे ही ग्रीक वर्ड है ऑक्सिन, लेकिन एक्चुअल में ग्रीक जो वर्ड है वो है ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन। और ऑक्सिन को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब होता है टू ग्रो, ठीक है। सो रिमेंबर, ग्रीक में वर्ड क्या है? ऑक्सीन, लेकिन जब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो। इसलिए उससे मिलता जुलता वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी में इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन comes from oxene, which is a Greek word that really means to grow, ठीक है। सो ऑक्सिन ग्रो कराता है, इसलिए ये गलत वर्ड नहीं है, सही वर्ड है, मतलब इसके फंक्शन पे उसका नाम पड़ा है। द वर्ड ऑक्सिन इज बेस्ड अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म्स इन द प्लांट वर्ल्ड, ठीक है। सो ऑक्सिन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सिन वर्ड है, ये मोस्ट कॉमनली किसके लिए यूज होता है? केमिकल के लिए यूज होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, ऑक्सिन वर्ड मोस्ट कॉमनली is used for IAA। ऑक्सिन का सबसे कॉमन रेफरेंस किस केमिकल के लिए है? IAA के लिए है, ठीक है। इस केमिकल का नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और याद रखो ये एक इंडोल कंपाउंड है। मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के समझाया पिछले लेक्चर्स में कि इंडोल क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट टू बी ऑनेस्ट, बस आप इतना याद रखो कि एक केमिकल है, इसके अंदर इंडोल रिंग पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये इसका थोड़ा सा साइंटिफिक नाम है, और इसका जनरल नाम क्या है? ऑक्सिन। जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन एक जनरल नाम है, ह्यूमन का हार्मोन है ना इंसुलिन, तो उसका जनरल नाम क्या है? इंसुलिन। लेकिन अगर आप उसका पेप्टाइड नाम याद करोगे तो बहुत बड़ा पेप्टाइड नाम है इंसुलिन का। वैसे ही ये केमिकल नाम है, और ये इसका एक बोटेनिकल लिटरेचर में इसका नाम ये है ऑक्सिन, ठीक है। और ये इसका केमिकल नाम है IAA। लेकिन याद रखो कि मोस्ट कॉमनली IAA के लिए ऑक्सिन वर्ड यूज होता है, बट ऑक्सिन ऑल्सो रेफर्स टू अदर प्लांट हॉर्मोन्स। मतलब इसके जैसे और भी दूसरे प्लांट हार्मोन है, उसके लिए भी वर्ड यूज होता है। सो बट ऑक्सिन वर्ड इज यूज्ड फॉर अदर रिलेटेड केमिकल्स। तो बहुत से और भी केमिकल्स हैं जो इसके जैसे हैं, थोड़े बहुत इसके इससे मिलते हैं, उनके लिए भी यूज होता है। सो ऑक्सिन वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर अदर रिलेटेड केमिकल्स। लेकिन इन सारे केमिकल्स की खूबी ये है, इनकी बात ये है कि दे हैव ग्रोथ प्रमोटरी एक्टिविटीज। तो मैं लिख रहा हूं विथ ग्रोथ promoting abilities, with growth promoting abilities, with growth promoting abilities। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, ऑक्सिन ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ एक वर्ड है, जो ओरिजिनली ग्रीक में उसकी स्पेलिंग ऑक्सीन थी, लेकिन इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग स्लाइटली चेंज करके ऑक्सिन कर दी गई, लेकिन उसका मतलब ग्रीक से है टू ग्रो। नाउ ऑक्सिन जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का कॉमन इम्प्लिसिट मीनिंग होता है IAA। व्हेन वी मीन ऑक्सिन वी जनरली मीन IAA। लेकिन ऑक्सिन वर्ड दूसरे भी प्लांट केमिकल्स के लिए यूज होता है, और वो इसका उनका जो काम होता है और नेचर होता है वो इससे मिलता जुलता है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीच में लिखेंगे ऑक्सिन, ठीक है। लेट अस राइट इन द मिडिल ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या हो गया? ऑक्सिन एक्चुअली एक केमिकल नहीं है, ऑक्सिन एक तरह का क्लास ऑफ PGR है, ठीक है, ठीक है। और वो किससे मिलता है? क्लास ऑफ PGR IAA से मिलता है, रिलेटेड टू IAA, ठीक है। सो ऑक्सिन इज नथिंग बट अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये कलेक्शन ऑफ केमिकल्स का नाम है, और ये सब के सब का मोस्टली मिलते किससे हैं? IAA से। इसका मतलब मेन ऑक्सिन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, बट देयर आर ऑल्सो अदर केमिकल्स। अब ये जो अदर केमिकल्स हैं, अदर ऑक्सिन्स हैं, इंक्लूडिंग IAA, ये दो कैटेगरीज में बिलोंग कर सकते हैं। पहला वाला जो है वो है नेचुरल ऑक्सिन्स। नेचुरल ऑक्सिन्स, देखो जब हम लोग बोलते हैं नेचुरल ऑक्सिन्स, तो हम लोग का मतलब होता है वो ऑक्सिन्स जो प्लांट एक्चुअली बनाता है, ठीक है।
सो ऑक्सीजन्स में पहला ग्रुप कौन सा है क्लासिफिकेशन में? नेचुरल ऑक्सीजन्स, मतलब दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। सो नेचुरल ऑक्सीजन्स जो है दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, इनका प्लांट्स के अंदर बायोसिंथेसिस होता है। तो मैं लिख रहा हूं एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स बनाते हैं मतलब इनका क्या होता है बायोसिंथेसिस, प्लांट्स इन ऑक्सीजन्स को बनाते हैं। सो बायोसिंथेसिस इनका होता है। लेकिन ये प्लांट के कौन से पार्ट में बनते हैं? तो याद रखो कहां बनते हैं? प्रोड्यूस्ड इन ग्रोइंग एपाइसेस, प्रोड्यूस्ड इन, क्या प्लांट के हर सेल में या फिर प्लांट के हर लोकेशन पे, लीफ में, फ्लावर में, हर जगह ऑक्सीजन बनता क्या? इंटरनोड में ऑक्सीजन बनता क्या? नहीं, ऑक्सीजन एक्चुअली कहां बनता है? प्रोड्यूस्ड इन ग्रोइंग एपाइसेस, ऑक्सीजन आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन ग्रोइंग एपाइसेस। अब आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, रूट एपाइकल मेरिस्टेम में बनता है और शूट एपाइकल मेरिस्टेम में बनता है। अब देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड इन शूट एपाइसेस, करेक्ट। ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड इन रूट एपाइसेस, करेक्ट। ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड इन बोथ शूट एपाइसेस एंड रूट एपाइसेस, करेक्ट। ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड बाय रूट एपाइसेस बट नॉट शूट एपाइसेस, wrong. Oxygens are produced in, if you change it the order, again wrong. Oxygens are actually produced in रूट एंड शूट एपाइसेस, मतलब RAM SAM दोनों में बनता है। तो मैं यहां क्लैरिटी के लिए वर्ड लिख दे रहा हूं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोथ शूट एपाइसेस एज वेल एज रूट एपाइसेस। लेकिन याद रखो कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस यहां होता है, मतलब प्रोडक्शन यहां होता है, ठीक है। लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका माइग्रेशन इनके अलग अलग लोकेशन पे होता है, मतलब इंटरनोड में भी जाते हैं, लेकिन इंटरनोड में बनते नहीं है। प्लांट के सिलेंडर में ऑक्सीजन बनता नहीं है, एपेक्स पे बनता है, तो सिलेंडर में वो माइग्रेट करके जाता है, ठीक है। सो यहां पे क्या लिखेंगे? लेटर ऑन, लेटर ऑन माइग्रेट टू, लेटर ऑन माइग्रेट टू टारगेट एरिया, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन बना और उसका काम जो है वो एक्चुअली इंटरनोड में है, तो ऑक्सीजन बनेगा कहां? एपाइसेस में, और वो पहुंचेगा माइग्रेट करके कहां? इंटरनोड में। सो जस्ट रिमेंबर, ऑक्सीजन सिंथेसिस जिन ऑक्सीजन का होता है प्लांट के बॉडी के अंदर, उनको हम लोग कौन सा ऑक्सीजन बोलते हैं? नेचुरल ऑक्सीजन्स। नेचुरल ऑक्सीजन्स के बारे में याद रखना, दे आर जनरली इंडोल कंपाउंड्स। पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं कि नेचुरल ऑक्सीजन्स जो होते हैं ये केमिकली कैसे कंपाउंड होते हैं? इंडोल कंपाउंड्स। इंडोल कंपाउंड्स का मतलब होता है उसमें इंडोल रिंग होती है। सो नेचुरल ऑक्सीजन्स आर इंडोल कंपाउंड्स। और इसका दो एग्जांपल है अपने सिलेबस में, IAA जो कि ज्यादा कॉमन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऐसे लिख लो, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। एंड ऑल्सो IBA, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। सो दो बातें हैं, पहली बात कि जो नेचुरल ऑक्सीजन है ये प्लांट के अंदर बनते हैं, इनका बायोसिंथेसिस होता है, ये लैब में नहीं बनते, एक्चुअली ये प्लांट के बॉडी में बनते हैं। लैब में भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली कहां बनते हैं? प्लांट के बॉडी में बनते हैं, ठीक है। और दूसरी इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाले सारे के सारे जनरली इंडोल कंपाउंड्स है, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ऑल नेचुरल ऑक्सीजन्स आर इंडोल कंपाउंड्स। तो अपने एनसीईआरटी में जो है वो सारे के सारे इंडोल कंपाउंड्स है। सो नेचुरल ऑक्सीजन्स आर इंडोल कंपाउंड्स, करेक्ट। Natural oxygens are produced in growing apices of plants and then they migrate to regions of their target action. That is also correct. ठीक है। अब ये जो नेचुरल ऑक्सीजन्स है इनमें और भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी का दो एग्जांपल आप याद रखो, इनका बायोसिंथेसिस होता है, ठीक है, मतलब इसको बनाने की पाथवे है। और एक बात बस यहाँ पे आप याद रखो कि इनके सिंथेसिस में जिंक एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस में जिंक मिनरल एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। ये नीट में पिछले कुछ सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, दो बार आया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो यहां पे लिख लो, ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस रिक्वायर्स जिंक। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन
synthesis is zinc dependent. ऑक्सीजन सिंथेसिस इज जिंक डिपेंडेंट। मगर कौन वाले ऑक्सीजन का सिंथेसिस जिंक डिपेंडेंट होगा? ऑब्वियसली नेचुरल वालों का, क्योंकि इनके केस में जिंक जो है वो इनका एंजाइम का एक्टिवेटर होता है। इसका मतलब IAIBA के सिंथेसिस में कौन सा मिनरल जरूरी है? जिंक जरूरी है। नेक्स्ट, दूसरा वाला अपना आ गया, जो दूसरी कैटेगरी, अगर ये नेचुरल है तो दूसरा वाला होगा सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो दूसरा वाला कौन सा है? सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन प्लांट, रादर दे आर प्रोड्यूस्ड इन लैब। ये वो केमिकल जिनको इनका बायोसिंथेसिस ना होके इनका केमिकल मेथड से सिंथेसिस होता है लैब में, लेकिन इनका जो मैकेनिज्म है, मतलब इनका जो इफेक्ट है प्लांट के ऊपर, वो नेचुरल ऑक्सीजन से मिलता है। प्लांट में ये नहीं बनेंगे, ये बनेंगे कहां? केमिकल सिंथेसिस इन लैबोरेटरी, लेकिन इनका जो इफेक्ट होगा प्लांट पे वो नेचुरल ऑक्सीजन को मिमिक करेगा। सो यहां पे लिख लो, सिंथेटिक ऑक्सीजन्स आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग, अब आप मुझे बताओ, बायोकेमिकल मेथड या केमिकल मेथड? देखो नेचुरल का बायोसिंथेसिस है, बायोकेमिकल मेथड है, लेकिन यहां पे कौन सा मेथड बोलेंगे? केमिकल मेथड। सो आर सिंथेसाइज यूजिंग केमिकल मेथड्स, दे आर सिंथेसाइज यूजिंग केमिकल मेथड्स। कहां बनाओगे आप इनको? इन लैब, इन लैब। ठीक है, लेकिन इनका जो इफेक्ट है प्लांट के ऊपर वो नेचुरल ऑक्सीजन को क्या करता है? मिमिक करता है। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, बट देयर इफेक्ट मिमिक्स, बट देयर इफेक्ट मिमिक्स, मतलब इनका जो काम है वो नेचुरल ऑक्सीजन से इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, बट देयर इफेक्ट मिमिक्स नेचुरल ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो इसमें भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में दो का नाम हम लोगों को याद रखना है। पहला वाला कौन सा है? नैफ्थेलीन एसिटिक एसिड। और दूसरा वाला कौन सा है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो दो का नाम याद करना है। आप ऐसे याद रख सकते हो, ये वाले इंडोल कंपाउंड नहीं है, ये वाले नैफ्थेलीन डेरिवेटिव है या फिर फिनॉक्सी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इस वाले का नाम क्या है? नैफ्थेलीन एसिटिक एसिड। नैफ्थेलीन एसिटिक एसिड, आपने सुना होगा एक रिंग होती है जैसे बेंजीन, वैसे ही नैफ्थेलीन, फिनैंथ्रीन, ये सब रिंग होती है। तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये वाला 2,4D, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको शॉर्ट में 2,4D बोलते हैं। इसका तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, जैसे बेंजीन बनाते हैं वैसे फिनॉल बना सकते हैं, और फिनॉल बना सकते हैं तो फिनॉक्साइड बना सकते हैं। तो फिनॉक्सी में एसिटिक एसिड जोड़ना है और 2,4 पोजीशन पे 2 क्लोरीन लगाना है, तो बन जाएगा अपना। लेकिन एनीवेज स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं बना रहा। सो ऑक्सीजन्स किसके लिए यूज होता है, उसके लिए पिछले स्लाइड पे आना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मतलब ये है, और ऑक्सीजन जनरली इंडोल थियास्टिक एसिड के लिए यूज होता है जनरली, कॉमनली, लेकिन दूसरे भी ऑक्सीजन्स हैं विच आर बेटर शोन हियर। नेचुरल ऑक्सीजन्स इंडोल कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स में एक्चुअली बनते हैं, और उनका दो एग्जांपल है IAA IBA। सिंथेटिक ऑक्सीजन्स का बायोसिंथेसिस ना होके कीमोसिंथ मतलब केमिकल सेटिंग में होता है सिंथेसिस, इनको ह्यूमंस बनाते हैं थ्रू देयर साइंटिफिक पैराडाइम। और ये इनका दो एग्जांपल है, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4D। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज आप याद रखो कि जो 2,4D है ये डाइकॉट वीडी साइड है, यहाँ पे लिख लो, ये क्या है? डाइकॉट वीडी साइड है। इसके बारे में हम लोग आगे लिखेंगे, लेकिन अभी आप याद रखो कि 2,4D एक तरह का डाइकॉट प्लांट्स का वीडी साइड है। मोर ऑन दिस लेटर। ठीक है,
सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी भी टच करते हैं। तो एनसीईआरटी में ऑक्सिन के पैराग्राफ में लिखा है, ऑक्सिन्स ग्रीक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। पहली बार ऑक्सिन को ह्यूमन यूरिन से निकला था एज अ केमिकल, लेकिन प्लांट में कौन से प्लांट से पहली बार निकला था? ओट सीडलिंग। किसने निकाला था? कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से एफडब्ल्यू वेंट। ठीक है। टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड, लेकिन दूसरे भी केमिकल्स पे जो कि नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, उन पे भी ऑक्सिन वर्ड अप्लाई होता है और इन सब की ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी है। जनरली ये सारे के सारे ग्रोथ प्रमोटर है। ठीक है। नेक्स्ट, दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपाइसेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। मतलब आरएएम में भी बनता है और एसएएम में भी बनता है, एंड बनता वहां पे है और फिर वहां से निकल के वो क्या होता है? माइग्रेट to the regions of their action, मतलब to their target tissues. Now, auxins like IAA, indole 3 butyric acid, IBA, so IAA, indole 3 acetic acid, and IBA, indole 3 butyric acid, ये दोनों प्लांट से आइसोलेट किए जा चुके हैं, विच मीन्स दे आर बायोसिंथेसाइज इन प्लांट्स। लेकिन और भी है, जैसे कि देर आर अदर ऑक्सिन्स, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स है, मतलब ये वाले प्लांट में आइसोलेट नहीं हो सकते, प्लांट में बनते ही नहीं है। रेदर ये जो ऑक्सिन्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस यूजिंग देयर साइंटिफिक नॉलेज इन द लैबोरेटरी। ठीक है। नाउ ऑल दीज ऑक्सिन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर आप समझते हो, ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। और हॉर्टिकल्चर मतलब ग्रोइंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिखे हैं, मैं एक एक इफेक्ट को पढ़ूंगा और फिर एक एक इफेक्ट को नोट्स में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, आई विल एक्सप्लेन दिस। एन एप्लीकेशन which is why they are widely used in propagation. Auxins promote flowering in some fruits like pineapple. They help to prevent fruit and leaf drop at early stages, but promote abscission of older and mature parts. ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। सो जो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है, आप एक हेडिंग डाल लो, आई डोंट स्मॉल हेडिंग, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स, ऐसे बोल के एक हेडिंग डालो ना, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स। ठीक है। नाउ इनका पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि दे आर ऑक्सिन्स आर दे आर रूटिंग हार्मोन। ऑक्सिन्स आर रूटिंग हार्मोन। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक चीज अर्ली क्लासेस में पढ़ी होगी, उसको बोलते हैं स्टेम कटिंग। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है। ठीक है। मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। मान लो एक प्लांट है। ठीक है। और इसको अगर ब्लेड से कट कर दिया, ठीक है, ब्लेड से कट कर दिया, तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट आपको ऐसे मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग, स्टेम की कटिंग। अब देखो नीचे की तरफ यहाँ पे तो रूट है, ठीक है, इस पार्ट में रूट है, लेकिन जहां से कट हुआ वहां पे रूट नहीं है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बाय द वे, स्टेम की कटिंग। अब स्टेम की कटिंग के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि स्टेम कटिंग में रूट नहीं होती। तो स्टेम कटिंग को अगर आप जमीन में कहीं लगा दोगे, इस प्रोसेस को बोलते कटिंग, मतलब यहां से कट करके कहीं और लगा दोगे, तो वहां पे रूट, एडवेंटिशियस रूट निकलती तो है लेकिन बहुत स्लो निकलती है। इसलिए इससे इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए स्टेम कटिंग जहां होती है वहां पे जो ऊपर वाला पार्ट है, अरे इसमें तो ऑलरेडी रूट है ना, लेकिन ये जो कट वाला पार्ट है जो प्लांट से एक्सरसाइज किया है, लेट अस कॉल दिस वन एज बेस एंड दिस वन इज द कटिंग, क्योंकि कट करके इसको कटिंग को निकाला है ना। तो जो कटिंग है इसके ऊपर क्या लगाएंगे? ऑक्सिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑक्सिन। और ऑक्सिन लगाने से, ऑक्सिन एप्लीकेशन से यहां पे क्या आ जाएंगे? ऑक्सिन एप्लीकेशन से यहां पे क्या आ जाएंगे? रूट हेयर्स। क्या आ जाएंगे? रूट हेयर्स। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अगर टकला है तो अपने सर पे ऑक्सिन लगा ले, उसको बाल आ जाएंगे, नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। यहां पे इसका मतलब है कि ऑक्सिन
न्यू रूट हेयर्स के डेवलपमेंट और न्यू रूट लेटरल रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है बाई सम प्लांट डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, लेकिन याद ये रखना कि कटिंग के ऊपर अगर ऑक्सिन लगाया जाए तो उसमें रूट हेयर्स आ जाते हैं और लेटरल रूट्स आ जाती हैं। ठीक है, बाय द वे ये रूट पहले से थी नहीं, ये रूट रेडिकल से नहीं बनी है, बाद में आई है। सो जो रूट रेडिकल से नहीं बनती, बाद में आती, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। सो यहाँ पे कौन सी रूट आ रही है? एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। सो मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टेम कटिंग में एडवेंटिशियस रूट को ग्रो कराने के लिए, जल्दी ग्रो कराने के लिए कौन सा हार्मोन का यूज करते हैं? ऑक्सिन्स। देयरफॉर ऑक्सिन्स आर कॉल्ड एज रूटिंग हार्मोन। असर्शन, ऑक्सिन्स आर कॉल्ड एज रूटिंग हार्मोन। रीजन, दे हेल्प इन रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग्स। ठीक है, अब इसका जो यूज है वो ये है कि अब प्लांट को कट किया और इस वाले नीचे वाले में तो बाद में लीफ निकल आएगी, लेकिन ऊपर वाले को कहीं अगर आपने लगा दिया, सो उस ऊपर वाले से क्या होगा कि उसके वो वाला प्लांट भी रूट बना के एक दूसरा प्लांट बना लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टेम कटिंग इज अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो बहुत से प्लांट है, उसको अगर आप सीड से लगाओगे तो बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, गुलाब का पेड़ है, उसको अगर आप गुलाब के सीड से लगाओगे तो उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। सो रोज प्लांट को एक्चुअली कैसे ग्रो कराते हैं हॉर्टिकल्चर में कि एक रोज प्लांट की कटिंग लेते हैं, मतलब इसको ऐसे कट करते हैं। ठीक है, एक रोज प्लांट के स्टेम का पार्ट कट करेंगे और उस कट पार्ट पे ऑक्सिन लगा के उसको नया प्रोपेग्यूल बना देंगे। अगर ये काम आप कटिंग से करो तो बहुत जल्दी हो जाता है, नए प्लांट जल्दी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर सेम काम आप गुलाब का सीड लगाओगे तो 6 महीना पेड़ को बड़े होने में ही लग जाए, और कटिंग से प्लांट अच्छा खासा साइज में ही ग्रो कर रहा है। सो प्लांट ग्रोथ इज स्लो, देयरफॉर स्टेम कटिंग इज अ वे टू प्रोपेगेट प्लांट्स इन अ वेरी फास्टर वे। तो आइडिया ये है कि रूट कटिंग से बेनिफिट ये है कि इसका यूज ये है कि स्टेम कटिंग से जो रूटिंग हार्मोन लगता है, इससे क्या होता है? फास्टर प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, फास्टर प्रोपेगेशन यूजिंग स्टेम कटिंग्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो ऑक्सिन्स का यूज क्या है? एज अ रूटिंग हार्मोन, ताकि स्टेम कटिंग में लगा दो तो उसमें नया रूट इनिशिएट हो जाए। और एक बात और, इसलिए क्योंकि इससे बहुत किसी भी डाइकॉट प्लांट जनरली किसी को भी आप दो, इसमें ये काम कर जाता है। देयरफॉर देयरफॉर ऑक्सिन्स आर वाइडली यूज्ड, ऑक्सिन्स आर वाइडली यूज मतलब बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऑक्सिन्स आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अगर आपको रीजन देना हो, अगर आपको क्या देना हो? रीजन देना हो कि ऑक्सिन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ज्यादा यूज क्यों होते हैं, तो उसका रीजन ये है कि वो फास्टर प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं स्टेम कटिंग के। और अगर आपको रीजन देना हो कि फास्टर कटिंग कैसे करते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि वो रूटिंग हार्मोन है और स्टेम कटिंग में रूट इनिशिएशन करता है। सो इफ दिस इज असर्शन देन दिस इज रीजन, एंड इफ दिस इज असर्शन देन दैट इज रीजन। लॉजिक समझो आप। तो ये नेस्टेड लॉजिक इसमें चलता हुआ आ रहा है। सो ऑक्सिन का पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि रूट इनिशिएशन। ठीक है, और सिर्फ रूट इनिशिएशन नहीं है, यहाँ पे सेल डिवीजन और जाइलम डिफरेंशिएशन भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ में लिख दे रहा हूं, आगे एनसीईआरटी में आगे लिखा है, मैं यहाँ साथ में लिख दे रहा हूं, प्लस सेल डिवीजन भी कराते हैं और प्लस जब रूट बना रहे हैं तो रूट के अंदर जाइलम भी होना है ना, सो प्लस जाइलम डिफरेंशिएशन भी कराते हैं। सो बातों को आप थोड़े मीनिंगफुली समझो, तभी आप टफ क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन में पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सिन्स आर रूटिंग हार्मोन्स। व्हाई दे आर कॉल्ड रूटिंग हार्मोन्स? बिकॉज दे इनिशिएट एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग्स। एंड व्हाई they are able to do that is because they can cause xylem differentiation and they can cause cell division, इसलिए they act as rooting hormone. And now
रूटिंग हार्मोन है इसलिए स्टेम कटिंग को फास्टली प्रोपेगेट करता है, जो कि सीड प्रोपेगेशन, अगर सीड का यूज करो तो स्लो है और कटिंग के थ्रू करोगे तो फास्ट है। एंड फाइनली इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड है। ठीक है। दूसरा दूसरा जो इसका यूज है वो है कि फ्लावरिंग प्रमोटिंग एजेंट है। फ्लावरिंग प्रमोटिंग एजेंट है। अब याद रखो, इस सेम को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रूट प्रमोटिंग एजेंट है, कंफ्यूजन करने के लिए। सो आप याद रखो कि यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ फ्लावरिंग प्रमोटिंग एजेंट लिखा है, और किस फ्लावर के रिस्पेक्ट में लिखा है, किस प्लांट के रिस्पेक्ट में लिखा है। एग्जाम्पल पाइनएप्पल। ठीक है, एग्जाम्पल पाइनएप्पल। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अभी थोड़े लाइन के बाद एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑक्सिन इज यूज्ड फॉर पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर फ्लावर में या हर प्लांट में पार्थिनोकार्पी करेगा। इसका मतलब है कि वो टोमेटो में पार्थिनोकार्पी करेगा। लेकिन अगर यहां लिखा है कि फ्लावरिंग प्रोमोटिंग एजेंट, तो हम लोग टोमेटो पोटैटो नहीं लेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे? पाइनएप्पल। इसका मतलब कि प्लांट पे भी डिपेंड करता है हार्मोन का काम। ठीक है, ऑल्दो ऑक्सिन का जनरल काम भी है, लेकिन प्लांट स्पेसिफिक काम भी है। तो ऑक्सिन्स फ्लावरिंग हार्मोन है ये भी बोल के तो छोड़ सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी ने क्यों डिस्क्राइब किया कि इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, इन फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल। इसका मतलब सारे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं करा रहा है, अलग अलग मैकेनिज्म्स है प्लांट में, लेकिन वन ऑफ द कॉमन इज ऑक्सिन। लेकिन उसका एक बेस्ट एग्जांपल मॉडल क्या है? पाइनएप्पल। ठीक है। अब एक बात और, ऑक्सिन जो है वो प्लांट को यंग रखता है। तो इसका थर्ड फंक्शन मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं, इसका थर्ड फंक्शन मैं यहां लिखवा दे रहा हूं। ऑक्सिन्स कीप द प्लांट यंग। ऑक्सिन्स कीप द प्लांट यंग। ठीक है, इसका मतलब मोर प्रोडक्टिव। अरे जो यंग प्लांट है, मतलब जो सेनेसेंट नहीं है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा ना। अब ऐसे समझना आप इस बात को कि ऑक्सिन्स प्लांट को नया रखता है, जिससे वो प्लांट क्या रहता है? ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। ठीक है। अब ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, लेट अस कंपेयर इट टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अगर ज्यादातर सेल ओल्ड हैं, मैच्योर हैं, अपनी मौत के करीब हैं, when more number of cells are closer to their death, which means human body also is closer to its death. So human body में जो एजिंग है उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि एजिंग में वी हैव मोर सेनेसेंट सेल्स या हायर नंबर ऑफ सेनेसेंट सेल्स, और जो पर्सन यंग है उसमें लेस नंबर ऑफ सेनेसेंट सेल्स हैं। तो एक यंग ह्यूमन में सेनेसेंट सेल्स मतलब बूढ़े या मरने के करीब जो सेल है उनका नंबर यंग ह्यूमन में कम है, और एक एल्डरली पर्सन में सेनेसेंट सेल्स का नंबर, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल, सेनेसेंट सेल्स का जो नंबर है वो ऑब्वियसली ज्यादा है। सो अ यंग ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एल्डरली ह्यूमन बिकॉज अ यंग ह्यूमन हैज मोर number of young cells and less number of senescent cells, and an elderly human has a increase in number of senescent cells compared to cell count of young human. So वही आइडिया है यहाँ पे भी। ऑक्सिन का क्या इफेक्ट है? ऑक्सिन का डुअल इफेक्ट है प्लांट के ऊपर, प्लांट को यंग रखने के लिए डुअल इफेक्ट है। पहला इफेक्ट ये है कि अगर प्लांट का कोई पार्ट यंग है, सो वो उस प्लांट को उसको यंग रखते हैं और उसको एब्सिशन उसका रोकते हैं, मतलब उसको गिरने से रोकते हैं। अगर कोई प्लांट की लीफ यंग है तो सूख के नहीं गिरती, क्योंकि ऑक्सिन उसको सूखने से बचाता है एज एन इफेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई प्लांट ओल्ड है, सो ऑक्सिन उसको ग्रो, उसके एब्सिशन को, उसके फॉल को प्रमोट करता है। सो ऑक्सिन का गोल ये नहीं है कि एब्सिशन को कॉज करे या एब्सिशन को प्रिवेंट करे। ऑक्सिन का गोल ये है कि प्लांट को यंग रखे, मतलब यंग प्लांट पार्ट्स के एब्सिशन को प्रिवेंट करे और ओल्ड प्लांट पार्ट के एब्सिशन को प्रमोट करे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट ऑक्सिन्स का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो ऐसा है कि ऑक्सिन्स प्रिवेंट एब्सिशन ऑफ यंग प्लांट पार्ट्स and cause abscission and induce abscission of mature and senescent plant parts। इसका मतलब ऑक्सिन का मेन गोल जो है वो एब्सिशन नहीं है, बल्कि
टू कीप द प्लांट यंग एंड हेल्दी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि ऑक्सिन का डुअल मैकेनिज्म है, प्लांट को यंग रखने के लिए डुअल मैकेनिज्म है, दो रूप है। ठीक है, वो रूप क्या है? ऑक्सिन्स प्रिवेंट एब्सेशन, ऑक्सिन्स प्रिवेंट एब्सेशन ऑफ यंग पार्ट्स, यंग पार्ट्स के एब्सेशन को रोकते हैं। और इतना ही नहीं, ऑक्सिन्स प्रोमोट एब्सेशन, मतलब कॉज एब्सेशन, प्रोमोट एब्सेशन ऑफ सेनेसेंट पार्ट्स। अगर प्लांट का पार्ट एल्डरली है तो प्लांट के पार्ट को वो क्या करेंगे? गिरा देंगे। ठीक है, वही सेम बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो 3 लाइन मैंने एक्सप्लेन किया। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। नेक्स्ट, एप्लीकेशन, इसलिए वो बहुत ज्यादा यूज है प्रोपेगेशन में। नेक्स्ट, ऑक्सिन्स प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। एंड नेक्स्ट, दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, मतलब यंग प्लांट पार्ट के ड्रॉपिंग को, एब्सेशन को प्रिवेंट करते हैं, बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। अब इसका मतलब है दे कीप द प्लांट यंग। नेक्स्ट, उसके बाद आया कि हायर प्लांट में एक फिनोमेना नोटिस किया जाता है कि जो एपाइकल बड है वो लेटरल ग्रोथ को रोकती है। तो एनसीईआरटी में लिखा है इन मोस्ट हायर प्लांट्स ग्रोइंग एपाइकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स, अ फिनोमेना कॉल्ड एपाइकल डोमिनेंस। Removal of shoot tips, decapitation usually results in growth of lateral buds. This is widely used in plantation and hedge making. तो मैं इसको समझा दे रहा हूं, ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सो आप कहीं पे लिख लो। देखो, सबसे पहले ये समझो आप कि एपाइकल बड क्या है और एक्सिलरी बड क्या है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट का एक्सिस है, ये उसकी ब्रांचेस है। ठीक है, सो जो बड टॉप पे है उसको हम लोग यहाँ, ये वाली बड को क्या बोलते हैं? एपाइकल बड, एपाइकल बड। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल बड, टर्मिनल बड। तो व्हाइट वाली बड कौन सी बड है? एपाइकल बड या फिर टर्मिनल बड। बड का मतलब अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, जिससे या तो लीफ बन सकती है, या तो ब्रांच बन सकती है, या तो फ्लावर बन सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपाइकल बड या फिर टर्मिनल बड। और दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, अब व्हाइट वाले बड के रिस्पेक्ट में ये दोनों तो साइड में है ना, क्योंकि मेन एक्सिस पे कौन सा वाला है? व्हाइट वाला। और ये दोनों क्या है? साइड में है। सो ये वाली जो बड होगी, येलो वाली जो मैंने बनाया है, जो येलो वाला लॉलीपॉप है, ये बेसिकली कौन सी बड है? लेटरल बड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल दिस वन एज लेटरल बड या फिर एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वर्ड है एपाइकल और लेटरल, ये वर्ड रिस्पेक्टिव है, मतलब एक रेफरेंस पे बेस्ड है, रिलेटिव है। इसका मतलब, ध्यान से देखना, मान लो अगर इस वाले की फिर से ब्रांचिंग है, ठीक है, और यहां पे बड है, ये वाली बड है, सो अब इस वाले ब्रांच के रिस्पेक्ट में ये येलो वाला हो जाएगा इसकी एपाइकल बड, और ये साइड वाला इसका क्या हो जाएगा? लेटरल बड। ठीक है, तो याद रखना कि ये वाला क्या हो जाएगा फिर से? लेटरल बड। लेकिन अगर ब्लू वाला होगा तो इस वाले एक्सिस में, अगर इफ यू फॉरगेट दिस पार्ट और सिर्फ इतने को देखो, तो सिर्फ इतने में येलो वाला क्या हो जाएगा? एपाइकल, और ये वाला क्या हो जाएगा? लेटरल। ठीक है, लेटरल बड, एक्सिलरी। इसका मतलब ये जो एपाइकल और लेटरल वर्ड है, या एक्सिलरी और टर्मिनल जो वर्ड है, ये रिलेटिव है। ठीक है, सो एक्सिलरी बड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं समझा दिया टाइम दे करके। अब बड इज एनी टिश्यू which has the potential to differentiate into either branch or leaf or flower। तो मैं लिख दे रहा हूं कि bud is undifferentiated tissue, undifferentiated tissue that can form, that can form a leaf, flower or branch। ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। चलो अब आप आगे बढ़ते हैं।
अब इसके आगे भी कुछ बताना है। आ, होता यह है कि जनरली ऑक्सिन का सिंथेसिस इन बड्स में होता है, और जो बड पहले बनी है वो बड डोमिनेट कर जाएगी। सो आप कॉमन सेंस लगाओ कि जनरली जो स्टेम की ग्रोथ है उसमें स्टेम की प्राइमरी ग्रोथ पहले होती है और सेकेंडरी ग्रोथ बाद में होती है। सो जनरली प्राइमरी ग्रोथ पहले होने की वजह से जो एपाइकल बड है, जो मेन एपाइकल बड है, वो ज्यादा साइज में बड़ी होती है, इसलिए यहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? ऑक्सिन्स का। सो इस एपाइकल बड में फॉर एग्जांपल क्या होगा? ऑक्सिन सिंथेसिस। चलो मान लेते हैं कि इस वाली बड में भी, ये भी तो बड है, इसमें भी ऑक्सिन बनेगा, ठीक है, इसमें भी क्या बनेगा? ऑक्सिन सिंथेसिस होगा, इसमें भी क्या होगा? ऑक्सिन सिंथेसिस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाली एपाइकल बड में ऑक्सिन ज्यादा बनेगा और ये वाली बड में ऑक्सिन कम बनेगा, ओनली बिकॉज ये पहले से बड़ी है, ये पहले ये छोटी है। जिस समय ये बड़ी है पहले, उस समय ये छोटी है, इसलिए इसमें ज्यादा ऑक्सिन बनेगा, इसमें कम ऑक्सिन बनेगा। अगर इसमें ज्यादा ऑक्सिन बनेगा एपाइकल बड में कंपेयर टू लेटरल बड, अगर इस वाली एपाइकल में, अगर ये एपाइकल है ये लेटरल है, तो इस एपाइकल में ज्यादा बनेगा, इस लेटरल में कम बनेगा। बिकॉज ऑफ द सिंपल लॉजिक, ज्यादातर प्लांट्स में एपाइकल बड का जो ऑक्सिन है वो ज्यादा है और लेटरल बड का ऑक्सिन कम है, इसलिए एपाइकल बड तेजी से ग्रो करती है कंपेयर टू लेटरल बड। ठीक है, सो यहां पे आप याद रखो, इन मोस्ट हायर प्लांट्स, ज्यादातर हायर प्लांट में, इन मोस्ट हायर प्लांट्स, ज्यादातर हायर प्लांट्स में ये जो ग्रोइंग एपाइकल बड है, ग्रोइंग एपाइकल बड है, ठीक है, ये लेटरल बड्स को आउटपेस करती है अपनी ग्रोथ में। तो मैं लिख दे रहा हूं, इनहिबिट्स लेटरल बड, मतलब इसकी ग्रोथ, एपाइकल बड की ग्रोथ ज्यादा होती है, लेटरल बड की स्लो होती है। इन मोस्ट हायर प्लांट ग्रोइंग एपाइकल बड इनहिबिट्स लेटरल बड। इस फेनामेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फेनामेना को हम लोग बोलते हैं एपाइकल बड की डोमिनेंस या फिर एपाइकल डोमिनेंस। अब एपाइकल डोमिनेंस को अगर आपको ओवरकम करना है तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि एपाइकल बड को ही कट कर दो। एपाइकल बड को अगर आप कट कर दोगे, इसको बोलते हैं डीकैपिटेशन। कैपुट मतलब होता है हेड, सिर, और डीकैपिटेशन मतलब रिमूवल ऑफ हेड। इसका मतलब अगर आप इस एपाइकल बड को डीकैपिटेट कर दोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी बन रहा है ना, सो ये वाला ग्रो करने लगेगा रिलेटिवली। ठीक है, सो डीकैपिटेशन अगर कर दोगे आप एपाइकल बड का, सो लेटरल बड फ्लरिश करने लगेगी, मतलब सारे मिनरल, सारे जो ग्रोथ हो रही है वो लेटरल होने लगेगी। ठीक है ना, सो इसको ओवरकम करने के लिए, मतलब एपाइकल मतलब एपेक्स की ग्रोथ को कम करके साइड में ग्रोथ करने के लिए, मतलब प्लांट में ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए, प्लांट को और बुशी बनाने के लिए एपाइकल बड को कट किया जाता है। ठीक है, सो एपाइकल डोमिनेंस को कैसे ओवरकम किया जाता है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, कैन बी ओवरकम्ड बाय डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का यहां पे मतलब है रिमूवल ऑफ एपाइकल बड। एपाइकल बड को रिमूव किया मतलब डीकैपिटेट किया, उसके वजह से एपाइकल बड में बनने वाला ऑक्सिन खत्म हो गया, लेकिन लैटरल बड में फिर भी ऑक्सिन बनेगा। लैटरल बड ग्रो करेगी, एपाइकल बड ग्रो नहीं करेगी। सो एपाइकल डोमिनेंस तब बोलते हैं जब एपाइकल बड ग्रो कर रही है, और एपाइकल बड को कट करने के बाद ऊपर और ग्रोथ नहीं होगी, रदर साइड में ग्रोथ होगी। इसको हम लोग बोलेंगे ओवरकमिंग ऑफ एपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, अब जहां जहां पे जरूरी है कि प्लांट ऊपर ज्यादा ना ग्रो करके बुशी हो, मतलब साइड में ज्यादा ग्रो करे, वहां वहां डीकैपिटेशन अप्लाई होता है प्लांट की ग्रोथ को और बुशी बनाने के लिए। ठीक है, सो बुशी बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं? हेज मेकिंग। क्या बोलते हैं? हेज मेकिंग। ठीक है, टू मेक प्लांट बुशी, टू मेक प्लांट बुशी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेज मेकिंग। प्लांट जो है वो थोड़ा घना हो जाए, जैसे गार्डनर्स बहुत से प्लांट को बुशी बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हेज मेकिंग। ठीक है,
देखा होगा कि बड़े से नाइफ से उसको कट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेज मेकिंग, टू मेक द प्लांट बुशी। ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, ट्री का जो प्लांट होता है उसमें भी मैनुअल पिकिंग होती है जनरली, तो उसमें भी प्लांट को ऐसे ग्रो करने से अच्छा है कि उसकी बुशीनेस मेंटेन हो। ठीक है। और टी प्लांटेशन में यूज होता है किसका, डीप कैपिटेशन का। तो चाय के पेड़ में भी हमने को क्या चाहिए, पत्तियां चाहिए। और पत्तियां कब ज्यादा आएंगी, जब प्लांट बुशी होगा। प्लांट को बुशी बनाने के लिए, घना बनाने के लिए एपाइकल बड को कट किया जाता है। सो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि ज्यादातर प्लांट में एपाइकल बड बड़ी होती है कंपेयर टू लेटरल बड, इसलिए इसमें ज्यादा ऑक्सीजन बनता है, इसमें कम बनता है। इसलिए ये वाली तेजी से ग्रो करती है, ये वाली कंपेरेटिवली स्लोली ग्रो करती है। एज अ रिजल्ट प्लांट में क्या पाया जाता है, एपाइकल डोमिनेंस। एपाइकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। लेकिन अगर आप एपाइकल डोमिनेंस को कम करना चाहते हो, मतलब अगर आप लेटरल ग्रोथ कराना चाहते हो, अगर आप लेटरल डोमिनेंस कराना चाहते हो, तो उस केस में एपाइकल बड को रिमूव करने को क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन। नाउ ये जो डीकैपिटेशन है, ये बहुत से केसेस में यूज होता है, फॉर एग्जांपल हेज मेकिंग में और टी प्लांटेशन में। जहां कहीं भी प्लांट को घना होना है, उसमें लीफ ज्यादा होनी है, ब्रांचिंग ज्यादा होनी है, वहां पे किसका यूज करते हैं हम लोग, डीकैपिटेशन, जस्ट टू ओवरकम एपाइकल डोमिनेंस। तो एपाइकल डोमिनेंस वाला पैराग्राफ भी देख लिया। अब आते हैं ऑक्सिन्स के बारे में, एक दो बातें और है। हाँ, ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, एग्जाम्पल टोमेटोज। ऑक्सिन्स आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। 2,4-D जो मैंने बताया था इज यूज टू किल डाइकॉट लीव्स। ब्रॉड लीव डाइकॉट लीव्स को किल करता है, मोनोकॉट को इफेक्ट नहीं करता है वीट फ्री लॉन बनाने में। ऑक्सिन्स ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। तो ये तो मैं रूटिंग के टाइम पे ही बता चुका हूं, जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन, क्योंकि रूट बनाने में जाइलम का डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन तो होगा ना। अब दो पॉइंट बचे ऑक्सिन में, पहला पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, और दूसरा हर्बिसाइड या वीडीसाइड। अब या तो मैं इसको बोल के हट जाऊं, वो एक तरीका होगा पढ़ाने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इसकी इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है। सो आई नो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी तो मिल रही है ना। ठीक है। सो ऑक्सिन का दूसरा काम क्या हो जाएगा, ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ठीक है। मान लो आपके अपार्टमेंट में किसी ने बोला कि चोर आया है। इन योर अपार्टमेंट, इन योर स्ट्रीट, इन योर हाउस, किसी ने बोला कि चोर आया है। तो आप सब क्या होगा, यू पीपल विल गेट स्कैर्ड कि देयर इज अ थीफ इन द हाउस, अ थीफ इन द अपार्टमेंट। एवरीवन विल स्टार्ट रनिंग, एटलीस्ट दे विल गेट एंग्शियस और क्यूरियस। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक चीज होती है कि थीफ एक्चुअली आए, और दूसरी चीज होती है कि कोई मजाक मजाक में बोल दे कि थीफ आया है। अब थीफ एक्चुअली आया है, या किसी ने मजाक में बोला है, किसी को डराने के लिए बोला है कि थीफ आया है, ये दो अलग अलग बातें हैं। समझ रहे हो ना आप? दोनों ही केस में जो बाकी के लोग हैं वो डर जाएंगे, या फिर कंसर्न हो जाएंगे, इफ कंसर्न इज अ बेटर वर्ड। ठीक है। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि लोग कंसर्न क्यों हो रहे हैं, थीफ के आने की वजह से कंसर्न हो रहे हैं, या फिर लोग किसी ने बोल दिया है उसको सच मान के कंसर्न हो रहे हैं। सो एक्चुअली देखा नहीं है कि थीफ आया है, लेकिन इवन इफ द पर्सन हैज सेड कि थीफ आया, यू बिलीव इट एंड यू फील अनकंफर्टेबल अबाउट इट। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि पार्थिनोकार्पी का इंडक्शन, नोटिस द वर्ड इंड्यूस, ये मैं समझाना चाहता हूं। देखो पार्थिनोकार्पी क्या है, जनरली क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, आई एम मेकिंग श्योर आई स्पेल इट करेक्टली, फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी की जो वॉल होती है, ठीक है, इससे बनती है फ्रूट वॉल। क्या बनती है, फ्रूट वॉल। बाय द वे फ्रूट वॉल को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। सो मैं थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी भी बता रहा हूं, ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी, जानते हैं ना, ओवरी की वॉल से क्या बनती है, फ्रूट वॉल। ठीक है। और एट द सेम टाइम ओव्यूल, जिसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम,
फर्टिलाइजेशन के बाद मेगास्पोरेंजियम से क्या बनता है? सीड बनता है। क्या बनता है? सीड बनता है। लेकिन मेरा तुम सबसे एक सवाल, ओवरी वॉल से फ्रूट बन जाएगा मतलब वो फ्लैशी हो जाएगी या जो भी हो जाएगी, मतलब बदल जाए, ओवरी वॉल विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल एंड सिमिलरली ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। अब आप मुझे बताओ कि ओवरी वॉल से फ्रूट वॉल बनना फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड है या केमिकल सिग्नलिंग पे डिपेंड है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हार्मोन रिलीज होता है प्लांट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जनरली कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन हो, उस केस में यहां पे हार्मोन बनता है। सो बेसिकली ओवरी वॉल से फ्रूट वॉल बनना और ओव्यूल से फ्रूट वॉल बनना ये फर्टिलाइजेशन पे डिपेंडेंट है, लेकिन मैकेनिज्म ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इन दोनों केस में हार्मोन का सिग्नल आता है। क्या आता है? हार्मोन का सिग्नल आता है। प्लांट को कैसे पता, ओवरी को कैसे पता कि फर्टिलाइजेशन हो गया है? ओवरी इज नॉट कॉन्शियस। ओवरी को कैसे पता कि फर्टिलाइजेशन हो गया है? इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ हार्मोन का सिग्नल आएगा जिससे ओवरी वॉल को पता चलेगा, ओवरी वॉल सेल्स को, कि ओके नाउ आई विल हैव टू डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूट वॉल। सो ओवरी वॉल से फ्रूट वॉल बनना और ओव्यूल से सीड बनना ये फर्टिलाइजेशन पे एक्चुअली डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे? हार्मोन सिग्नल पे। इट्स लाइक सेइंग कि घर में चोर आया, ये कहना ही काफी है लोगों को डराने के लिए, भले ही आया हो या ना आया। सो डायरेक्टली लोगों को स्केयर करने के लिए क्या बोलना काफी है कि देयर इज थीफ इन द हाउस। ठीक है, वैसे ही देयर इज हार्मोन सिग्नल, दिस इज एनफ। चाहे फर्टिलाइजेशन ना भी हो तब भी अगर हार्मोन सिग्नल आ जाएगा तो उस केस में ओवरी वॉल डिफरेंशिएट कर जाएगा फ्रूट वॉल में और सीड डिफरेंशिएट कर जाएगा, ओव्यूल डिफरेंशिएट कर जाएगा सीड में। इसका मतलब ये जो दोनों काम है ये जनरली आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों काम इन इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में हो, अगर ये दोनों काम इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में हो, मतलब फर्टिलाइजेशन ना हो फिर भी हार्मोन का सिग्नल आ जाए, चोर ना हो फिर भी कोई बोल दे घर में चोर है, तो उस केस में ओवरी से फ्रूट वॉल के बनने को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। ठीक है, और ओव्यूल से सीड के बनने को बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। सो जस्ट रिमेंबर ये दो वर्ड मैंने अभी भी सिखाया कि फॉर्मेशन ऑफ रूट without fertilization is called parthenocarpy and formation of seed without fertilization is called apomixis. सीड ओव्यूल से बनता है और ट्रू फ्रूट ओवरी वॉल से बनता है, लेकिन ये एक्चुअली हार्मोन सिग्नल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हार्मोन सिग्नल आ गया तब भी फ्रूट और सीड बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी इन केस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड के केस में एपोमिक्सिस, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं तो। अब ऑक्सिन वो हार्मोन है जो एक्चुअली इन्वॉल्व है फ्रूट फॉर्मेशन में, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ओवरी वॉल इनटू फ्रूट वॉल में कौन इन्वॉल्व है? ऑक्सिन। इसका मतलब अगर बिना फर्टिलाइजेशन के आप बाहर से ऑक्सिन दे दो तब भी टोमेटो का ओवरी वॉल टोमेटो का फ्रूट बना लेगा। ठीक है, सो ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी किसमें? एग्जाम्पल टोमेटोज। और कैसे इंड्यूस करते हैं पार्थिनोकार्पी? ऑक्सिन्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी by giving this false signal and cause differentiation of ovary wall into pericarp। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कैसे करते हैं ये, by differentiation of ovary wall। तो ऑक्सिन अगर दे दोगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट है कि ओवरी वॉल डिफरेंशिएट करेगी और उससे फ्रूट बन जाएगा, चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो। एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में ओवरी वॉल डिफरेंशिएट करेंगे बाहर से ऑक्सिन देने पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनने को क्या बोलेंगे? पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन में जो लास्ट है, उसके बाद साइटोकाइनिन थोड़ा छोटा टॉपिक है। ऑक्सिन में जो लास्ट है वो है अपना लास्ट फंक्शन 2,4 डी। 2,4 डी
जिसका नाम याद है, पूरा नाम 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक तरह का सिंथेटिक ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। और ये किसकी तरह यूज होता है? हर्बिसाइड, हर्बिसाइड, या इसको ऐसे बोल सकते हो आप, वीडीसाइड। हर्ब किसको बोलते हैं? छोटे हरे भरे प्लांट को हर्ब बोलते हैं। वीड किसको बोलते हैं? किसी भी अनवांटेड प्लांट को वीड बोलते हैं। जैसे आपके गार्डन में, आपके लैंड पे कोई भी अनवांटेड प्लांट है, तो अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड एंड स्मॉल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, ठीक है, हर्ब्स इनफैक्ट, ठीक है। सो कोई बात नहीं। 2,4-D किसका काम करता है? हर्बिसाइड और वीडिसाइड। ये किसके ऊपर काम करता है? ये काम करता है ब्रॉड लीफ, मतलब चौड़ी पत्ती वाले डाइकॉट वीड्स के ऊपर। तो बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जो, पहली बात तो डाइकॉट होते हैं, दूसरी बात अनवांटेड होते हैं, तीसरी बात उनकी बड़ी बड़ी लीफ होती है। सो जो बड़ी लीफ वाले डाइकॉट वीड्स हैं, इन प्लांट्स को 2,4-D किल कर देता है, मतलब वीड को साइड मतलब किल कर देता है, ठीक है। सो 2,4-D कैन किल ब्रॉड लीफ डाइकॉट वीड्स, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम डज नॉट हार्म mature monocot plants, does not harm mature मोनोकॉट प्लांट्स। इसका मतलब अगर मोनोकॉट प्लांट्स मेच्योर वाले हैं, मतलब मोनोकॉट प्लांट्स, उनको हार्म नहीं करता है, सेलेक्टिवली डाइकॉट को हार्म करता है। इसका मतलब 2,4-D इज अ सेलेक्टिव डाइकॉट वीडिसाइड। ये डाइकॉट को सेलेक्टिवली किल करता है, मोनोकॉट को किल नहीं करता। डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। सो ये एक तरह का हर्बिसाइड है, और ये किस में यूज होता है? टू क्रिएट वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स, ताकि ये जो वीड्स हैं ये किल हो जाए और वीड फ्री रहे गार्डन, उसके लिए यूज होता है। 2,4-D नैप्थलिन एसिड नहीं, 2,4-D। देखो ये एक तरह का सिंथेटिक ऑक्सिन है। NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड भी सिंथेटिक ऑक्सिन है। ऑल सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर नॉट वीडिसाइड्स, बट 2,4-D इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन व्हिच एक्ट्स एज वीडिसाइड। सो अब बारी आ गई है दूसरे वाले हार्मोन की, उसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन, चलो, साइटोकाइनिन की हिस्ट्री याद है? साइटोकाइनिन में मैंने क्या बताया था कि टोबैको प्लांट के इंटरनोड से, टोबैको प्लांट के, ये मान लो टोबैको प्लांट है, ठीक है, टोबैको प्लांट की लीफ है और ये टोबैको प्लांट का इंटरनोड है। सो टोबैको प्लांट के इंटरनोड से एक सेल लिया, मे बी लेटरल मेरिस्टेम, और इसको न्यूट्रिएंट मीडियम दिया। क्या दिया? न्यूट्रिएंट मीडियम दिया। तो क्या बन गया? कैलस, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बन गया। क्या बन गया? कैलस। और कैलस के डिफरेंशिएशन के लिए, कैलस के डिफरेंशिएशन के लिए, या ऐसे बोलो कैलस के प्रोलिफरेशन के लिए, ऑक्सिन अकेला काफी नहीं है। मतलब दो चीजें चाहिए, पहला ऑक्सिन चाहिए और दूसरा समथिंग एल्स भी चाहिए, लेट अस कॉल इट एक्स। सो कोई बात नहीं, कुछ साइंटिस्ट थे जो टोबैको स्टेम का इंटरनोड का कैलस कल्चर कर रहे थे। कौन से साइंटिस्ट कर रहे थे याद है? एफ स्कूग, एफ स्कूग एंड अदर्स, ठीक है। एफ स्कूग एंड अदर्स क्या कर रहे थे? टोबैको के इंटरनोडल सेगमेंट का कल्चर कर रहे थे, और देखा कि सिर्फ अकेला ऑक्सिन ही काफी नहीं है, रूट तो निकल आ रही है लेकिन शूट नहीं निकल रही है। सो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सिन रूट बनाते हैं, तो कैलस में रूट तो निकल आ रही है, लेकिन शूट निकालने के लिए क्या जरूरी है? कि एक्स भी दिया जाए। बाद में पता चला कि ओके, एक्स क्या है? एक्स कैन बी ईस्ट एक्सट्रैक्ट, एक्स कैन बी डीएनए, एक्स कैन बी जाइलम वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, एक्स कैन बी कोकोनट मिल्क। लेकिन बाद में पता चला कि एक्स जो है वो एक्चुअली साइटोकाइनिन्स का सोर्स है। एक्स क्या है? साइटोकाइनिन्स का सोर्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, साइटोकाइनिन्स वो पीजीआरस होते हैं
जो वैसे तो एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? जनरली एडेनिन डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ रखा है, दे आर एडेनिन या फिर प्यूरिन कंपाउंड्स। प्यूरिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए आरएनए में ही पाया जाता है, प्यूरिन कंपाउंड्स। ठीक है। वैसे तो अगर कोई पूछे कि साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन इज एडेनिन डेरिवेटिव या फिर प्यूरिन कंपाउंड। लेकिन प्लांट में इनका मेन रोल क्या है? शूटिंग हार्मोन, मतलब शूट फॉर्मेशन। प्लांट में ये क्या करते हैं? शूट फॉर्मेशन। जिस तरह से ऑक्सिन एपेक्स की ग्रोथ कराता है, उस तरह से ये लेटरल ग्रोथ कराते हैं। सो शूट का हार्मोन है और कैसी ग्रोथ कराता है? लेटरल ग्रोथ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सिन कॉजेज एपाइकल ग्रोथ, वैसे ही साइटोकाइनिन कॉजेज लेटरल ग्रोथ। सो एक बार आखिरी बार, साइटोकाइनिन्स को पहली बार किसने डिस्क्राइब किया? स्कूग ने। अब एनसीईआरटी पे आते हैं। देखो, एनसीईआरटी ने साइटोकाइनिन को बहुत शॉर्ट में बताया है। इफ यू कंपेयर इट टू ऑक्सिन, साइटोकाइनिन वो हार्मोन है जिनका स्पेसिफिकली असर किसके ऊपर है? साइटोकाइनेसिस। प्लांट में साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन में कैसे होता है? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेल प्लेट फॉर्मेशन। प्लांट में सेल डिवीजन के टाइम मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेल प्लेट बनती है, उसके बनने में हेल्प करते हैं साइटोकाइनेस। नाउ, पहली बार ये कैसे डिस्कवर हुए थे? काइनेटिन के फॉर्म में। ठीक है। काइनेटिन जो है वो बेसिकली N6 परफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन को बोलते हैं, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा है। नाउ, और कहां से डिस्कवर हुए थे? फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। सो नेक्स्ट हैवी लाइन अपने को समझनी ये है कि साइटोकाइनिन फर्स्ट साइटोकाइनिन टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट साइटोकाइनिन टू बी डिस्कवर्ड, पहली बार ये किया किसने था? तो याद रखना, मिलर ने। मिलर एंड हिज कलीग्स ने डिस्कवर किया था। ठीक है। और कहां से डिस्कवर किया था? कहां से डिस्कवर किया था? किसको डिस्कवर किया था? काइनेटिन को। काइनेटिन का टेक्निकल नाम क्या है? N6 परफ्यूरिल, N6 परफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन या फिर N6 परफ्यूरिल एडेनिन। तो चलो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। साइटोकाइनिन जो भी है, लेकिन पहला साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन इन प्लांट सेल को प्रमोट करने वाला केमिकल है, वैसा पहला केमिकल जो डिस्कवर हुआ था वो है काइनेटिन। काइनेटिन या साइटोकाइनिन ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये ऐसे केमिकल है जिनका स्पेसिफिक इफेक्ट किसके ऊपर है? प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन पे। साइटोकाइनेसिस बेसिकली मीन सेल प्लेट फॉर्मेशन। सो ये वो केमिकल है जो स्पेसिफिक रोल है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सा रोल है, स्पेसिफिक रोल है। किस चीज में? सेल प्लेट फॉर्मेशन। मतलब बिना इनके प्लांट सेल जो है वो अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं करते हैं, न्यूक्लियो कैरियोकाइनेसिस में नहीं, साइटोकाइनेसिस में। ठीक है। सो स्पेसिफिक रोल इन सेल प्लेट फॉर्मेशन, या फिर इसको हम लोग प्लांट सेल के केस में क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। नाउ, अब ये कहां से डिस्कवर हुआ था? ये भी इंटरेस्टिंग है। आप सोचोगे कि प्लांट से डिस्कवर हुआ था, लेकिन नहीं। कहां से डिस्कवर हुआ था? एक्सीडेंटली फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है। अब ये तो भैया माउथफुल है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है। देखो, डीएनए आप समझते हो, डीएनए इज डीएनए। और बाय द वे, डीएनए में एडेनिन होता है, मालूम है ना? डीएनए में एटीजीसी होता है, उसमें एडेनिन भी होता है। सो डीएनए में एडेनिन होता है, प्यूरिन होता है। स्पर्म आप जानते हो मेल गैमीट को बोलते हैं। सो डीएनए आप जानते हो। ठीक है। लेट मी रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। डीएनए आप जानते हो, ठीक है। स्पर्म आप जानते हो, स्पर्म तो मेल गैमीट होता है ना। ठीक है। और आप क्या जानते हो? हेरिंग जानते हैं क्या? हेरिंग एक्चुअली में एक फिश होती है, उसको क्या बोलते हैं? हेरिंग फिश। ठीक है। और ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग हम लोग बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन को। किसको? स्टीम को। और स्टीम का यूज करके हम लोग बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करते हैं। सो आई शुड कॉल इट स्टीम स्टेरलाइजेशन। ठीक है। स्टीम स्टेरलाइजेशन, स्टीम स्टेरलाइजेशन। ध्यान से सुनना। मिलर क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट क्या कर रहे थे?
कि हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए को निकाला। आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ोगे बायोटेक में। हेरिंग फिश के, मेल हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए को निकाला और उस डीएनए को ऑटोक्लेव किया, मतलब हीट वाली स्टीम से स्टेरलाइज किया, ताकि जो भी माइक्रोब वगैरह अगर है कंटेमिनेशन तो वो मर जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए इज दैट कि देयर इज अ फिश कॉल्ड हेरिंग फिश और उस मेल हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए को स्टीम से स्टेरलाइज किया टू किल ऑल द माइक्रोब्स। तो अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑटोक्लेविंग हेरिंग स्पर्म डीएनए। इस प्रोसेस में डीएनए के अंदर जो एडेनिन था, जो क्या था? एडेनिन था, वो कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। किस वजह से? टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, कन्वर्ट हो गया किसमें? काइनेटिन में। काइनेटिन में। अब याद रखना कि अगर ये प्लांट का हार्मोन है तो ये फिश के स्पर्म में कहा क्या कर रहा है? सो बेसिक सी बात यह है कि काइनेटिन एक्चुअली प्लांट का हार्मोन नहीं है। काइनेटिन का काम जो है वो प्लांट में साइटोकाइनिन का है। मतलब काइनेटिन एक्चुअली हेल्प्स टू कॉज और इंड्यूस सेल डिवीजन बाय प्रोमोटिंग साइटोकाइनेसिस। सो काइनेटिन का प्लांट के ऊपर इफेक्ट क्या है? इट प्रमोट्स साइटोकाइनेसिस। मैं लिख दे रहा हूं, काइनेटिन प्रमोट्स साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है काइनेटिन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, काइनेटिन प्लांट में बनता नहीं है। काइनेटिन इज एक्चुअली नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड प्लांट। इसका मतलब काइनेटिन जो यहां बन रहा है ये बायोजेनेसिस से नहीं बन रहा है, एक्चुअली ए बायोजेनेसिस से बन रहा है, क्योंकि हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए को हीट हो रहा है इसलिए बन रहा है। मतलब हेरिंग फिश का डीएनए प्लांट का हार्मोन थोड़ी बनाता है। हेरिंग फिश का डीएनए के अंदर जो प्यूरिन है वो कन्वर्ट होकर काइनेटिन बन जा रहा है और काइनेटिन प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एजेंट का काम कर रहा है। सो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि मिलर साइंटिस्ट ने फिश के स्पर्म के डीएनए को स्टीम में हाई टेम्परेचर पे रखा तो उसके अंदर एक केमिकल बन गया, काइनेटिन नाम पड़ा, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं N6 फॉर्फिल अमीनोप्यूरिन। ये जो केमिकल है इसको अगर प्लांट पे अप्लाई किया जाता है तो प्लांट के सेल्स में सेल डिवीजन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल इनके डिवाइड करने लगते हैं प्लांट के। लेकिन एक्चुअली ये प्लांट में बनता नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये प्लांट में बनता नहीं है। सो काइनेटिन के बारे में आखिरी पॉइंट में यहां पे क्या लिखूंगा? नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, या नेचुरली प्लांट में पाया नहीं जाता है। नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। काइनेटिन एक्चुअली कैसे बन रहा है? ऑटोक्लेविंग ऑफ हेरिंग स्पर्म डीएनए से बन रहा है, मतलब फिश डीएनए के ऑटोक्लेविंग से बन रहा है, रादर देन प्लांट बना रहा है। लेकिन इससे एक बात तो साबित है, अगर फिश के स्पर्म के डीएनए की ऑटोक्लेविंग से एक केमिकल बन रहा है जो प्लांट में नहीं पाया जाता, लेकिन उस केमिकल का प्लांट पे इफेक्ट है, इसका मतलब प्लांट में नेचुरली कुछ बनता होगा जो काइनेटिन से मिलता जुलता है। सो आइडिया ये है कि अगर एक केमिकल जो प्लांट में नहीं बन रहा है और वो केमिकल प्लांट पे इफेक्ट कॉज कर रहा है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इसका मतलब प्लांट में एक्चुअली कुछ बनता होगा जो काइनेटिन से मिलता जुलता होगा और वो रियल केमिकल होगा, रियल प्लांट हार्मोन होगा। सो बाहर की एक चीज प्लांट पे असर कर रही है, इसका मतलब प्लांट में अंदर ही कुछ बनता होगा जो बाहर की चीज से मिलता है। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स कि प्लांट में अपना साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन है, ये जो है ये नेचुरल साइटोकाइनिन नहीं है। सो काइनेटिन इज नॉट नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन प्लांट। काइनेटिन was first described cytokinin but it is not naturally present in plant। अब तुरंत मैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट पे आने वाला हूं क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ध्यान से सुनना। तो पहली बार काइनेटिन जो कि एक मॉडिफाइड
प्यूरिन है, वो कहाँ से बना था? ऑटोक्लेव्ड, ऑटोक्लेव मतलब ही स्टीम से उसको हीट करते हैं, हेरिंग मतलब फिश, स्पर्म डीएनए। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, खत्म। काइनेटिन प्लांट में नहीं पाया जाता। काइनेटिन तो एक प्रोसेस में बन रहा है ना, जो ह्यूमन कर रहा है, हेरिंग फिश के डीएनए को स्टेरलाइज कर रहा है, तब बन रहा है ना। नेक्स्ट, सर्च फॉर, अगर काइनेटिन प्लांट पे इफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब प्लांट में भी कुछ बनता होगा जो काइनेटिन के जैसा होगा, इसलिए लोगों के दिमाग की बत्ती जली और लोगों ने क्या खोजना शुरू किया? नेचुरल सब्सटेंस जिसकी साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी होगी। और उससे पता चला कि प्लांट में एक नेचुरल साइटोकाइनिन होता है जिसका नाम क्या है? जियाटिन। नाउ रिमेंबर, N6 फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन वो काइनेटिन है और जियाटिन दूसरा होता है, उसका नाम एनसीईआरटी में नहीं है। सो जियाटिन का केमिकल नाम एनसीईआरटी में नहीं है। N6 फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन इज नेम ऑफ काइनेटिन, नॉट जियाटिन। बट रिमेंबर, काइनेटिन is not naturally produced in plant, zeatin is naturally produced in plant. zeatin कहां से मिला? zeatin from corn kernels, मतलब कॉर्न के सीड से। kernel बेसिकली मीन सीड, और कॉर्न का सीड कौन नहीं जानता है? कॉर्न का kernel मतलब मक्के के दाने से बना मिला। और कहां से मिला? कोकोनट मिल्क से मिला। जिएटिन के साथ साथ और भी बहुत सारे नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए जिनकी सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी है। बहुत सारे नेचुरल साइटोकाइनिन है, ठीक है। सो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूं नोट्स में, ध्यान से देखना। जियाटिन, क्या बेटा? जियाटिन, जियाटिन फर्स्ट नेचुरल, जियाटिन क्या है? फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन। काइनेटिन was first described cytokinin. काइनेटिन क्या है? N6 फॉस्फोरिलअमीनोप्यूरिन क्या है? फर्स्ट डिस्क्राइब साइटोकाइनिन। पहला ऐसा साइटोकाइनिन जो डिस्क्राइब हुआ वो काइनेटिन है, लेकिन पहला जो प्लांट से निकला नेचुरल साइटोकाइनिन, दैट केमिकल इज जियाटिन। सो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन दैट अकर्स इन प्लांट्स, दैट अकर्स इन प्लांट्स, ऐसा सवाल है तो कौन सा है? जियाटिन। और जिया, जिया एक्चुअली बेसिकली इसका जो नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये कॉर्न के कर्नेल से निकला था, आइडेंटिफाई किया गया था। और ऑब्वियसली कोकोनट वाटर से, ऐसे कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं, कोकोनट मिल्क से निकाला गया था, ठीक है ना। नाउ कॉर्न का नाम है मेज भी बोलते हैं, कॉर्न को मेज भी बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम आप जानते हो, जी मेज। तो क्योंकि ये कॉर्न से निकला था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जियाटिन, देयरफॉर। सो ध्यान से सुनना कि जियाटिन is naturally occurring plant cytokinin which was first isolated from corn kernels and coconut milk. लेकिन काइनेटिन was first described cytokinin which was produced by autoclaving herring sperm DNA, ठीक है। तो वो प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है, जियाटिन नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। लेटर ऑन, लेटर ऑन इसके बाद बहुत सारे मेनी नेचुरल, नेचुरल मतलब प्लांट में पाए जाने वाले, एंड बहुत से सिंथेटिक भी, मतलब लैब में बनाए हुए सिंथेटिक साइटोकाइनेंस वेर डिस्क्राइब्ड। बहुत से बाद में पता चले कि बहुत से साइटोकाइनिन नेचुरल होते हैं, मतलब जियाटिन इज नॉट द ओनली नेचुरल साइटोकाइनिन एंड काइनेटिन इज ऑल्सो नॉट द ओनली सिंथेटिक साइटोकाइनिन। बहुत से और सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, बहुत से और नेचुरल साइटोकाइनिन है, बट गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरली अकरिंग प्लांट अकरिंग साइटोकाइनिन इज जियाटिन, and the first one which was actually described was kinetin, ठीक है। so were described, ठीक है। लेकिन इन सब का काम क्या है? promote cell division in plant cells. all of these cytokinins promote cell division in plants, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाउ आगे का टेक्स्ट और इंटरेस्टिंग है, थोड़ी डिस्क्रिप्शन है कि ये करते क्या है। तो पहली बात कि ये जो होते हैं ये वही बनते हैं जहां पे सेल डिवीजन तेजी से हो रहा हो। साइटोकाइनेंस आर प्रोड्यूस्ड इन रीजन्स वेयर देयर इज एक्टिव सेल डिवीजन, ठीक है।
और ये क्या बनाते हैं, रूट एपाइसेस में बनते हैं, शूट बट्स में बनते हैं। तो कहां पे साइटोकाइनिन बनते हैं उसका एग्जांपल क्या है, प्लेसेस जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन है। ज्यादा एक्टिव सेल डिवीजन कहाँ है, रूट एपाइसेस, शूट बट्स एंड यंग फ्रूट्स। यहाँ पे सेल डिवीजन फास्टर है, इसलिए यहाँ पे साइटोकाइनिन पाए जा रहे हैं। असर्शन, साइटोकाइनिन्स आर फाउंड इन young fruits and developing shoot buds. Reason, because these are areas of high cell division. ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, नया लीफ बनेगा तो सेल डिवीजन होगा। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स, लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उनका जो डिवीजन होता है प्लास्टिड लेवल पे, उसको भी कौन इंक्रीज करता है, साइटोकाइनिन। लैटरल शूट ग्रोथ, याद है एपाइकल डोमिनेंस कौन कॉज करता है, ऑक्सिन, और लेटरल डोमिनेंस कौन कॉज करता है, साइटोकाइनिन। एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट मतलब लेटरल शूट फॉर्मेशन। ठीक है। साइटोकाइनिन्स हेल्प टू ओवरकम एपाइकल डोमिनेंस, मतलब ऑक्सिन कॉज एपाइकल डोमिनेंस एंड साइटोकाइनिन्स ओवरकम एपाइकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन एक्चुअली लेटरल डोमिनेंस कॉज करते हैं, मतलब अगर ऑक्सिन ज्यादा होगा तो उस केस में एपेक्स ज्यादा ग्रो करेगा, और साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो लेटरल डोमिनेंस होगी, मतलब एक्सिला ज्यादा ग्रो करेगा। नेक्स्ट, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन डिले इन लीफ सेनेसेंस। तो ये सब मुझे यहाँ पे जल्दी से लिखवाना पड़ेगा। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनेंस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनेंस। तो पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, या ऐसा बोलो कहां पे बनते हैं ये मैं बता दूं। तो साइटोकाइनेंस आर प्रोड्यूस्ड इन एरियाज ऑफ एक्टिव रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन। साइटोकाइनेंस आर प्रोड्यूस्ड इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। रैपिड सेल डिवीजन के एरियाज का कुछ एग्जांपल क्या लिखा है, रूट एपाइसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, और यंग फ्रूट्स। लेट्स सी इफ यू कैन रिकॉल यंग फ्रूट्स। ठीक है। अब इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप नोटिस करो, ये नेक्स्ट लाइन से शुरू किया है, यहां से शुरू किया है, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस। ठीक है। सो नंबर वन, प्रोड्यूस न्यू लीव्स, प्रोड्यूस न्यू लीव्स। नंबर टू, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन इन लीव्स। देखो कितने स्पेसिफिक काम लिखे ने, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन इन लीव्स। इसका मतलब अगर लीव्स के अंदर मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट कम बन रहे हैं, इसका मतलब साइटोकाइनिन में या तो कमी है या तो इनसेंसिटिविटी है। सो क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन इन लीव्स। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और काम भी है जो लिखे हैं, जैसे कि लैटरल ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। तो यहां पे मैं एक बात लिखवा दे रहा हूं। ठीक है। आप ऐसे याद रखो, पहले तो मैं सिंपल लिखवा दे रहा हूं, लैटरल ग्रोथ, लैटरल ग्रोथ एंड, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। लेकिन इसको समझने का बेटर जो तरीका है वो ये है कि आप ऐसे बोल दो, दैट इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर कंट्राडिक्टरी, मतलब अपोजिट, अपोजिट के लिए वर्ड है बायोलॉजी में एंटागोनिस्ट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, आर एंटागोनिस्ट with respect to apical dominance, with respect to apical dominance। एपाइकल डोमिनेंस के रिस्पेक्ट में कौन से दो हार्मोन है जो अपोजिट है,
वो दो हार्मोन्स हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो है ये कॉज करता है एपाइकल डोमिनेंस, ऑक्सिन कॉजेज एपाइकल डोमिनेंस। अगर ऑक्सिन होगा तो एपेक्स ग्रो करेगा और लेटरल वाला कम ग्रो करेगा। और अगर साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन में हमेशा याद रखना ओवरकम्स एपाइकल डोमिनेंस, मतलब लेटरल को भी ग्रो कराएगा, एपेक्स को डोमिनेट करने से रोकेगा। सो ओवरकम्स एपाइकल डोमिनेंस। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, फेवर्स लैटरल ग्रोथ, फेवर्स लैटरल ग्रोथ। सो इस लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सिन कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ एपेक्स, उसी तरह से याद रखो साइटोकाइनिन कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ लेटरल ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। तो ये 3 पॉइंट यहां अभी तक हो गए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में है, वो क्या है? डिले लीफ सेनेसेंस। तो देखो ज्यादातर इसका लेना देना साइटोकाइनिन का लीफ से है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन न्यू लीव्स। तो ज्यादातर लेना देना किससे है? लीफ से है। और यहां मैं लिख रहा हूं डिले इन किसकी सेनेसेंस? लीफ सेनेसेंस, डिले इन लीफ सेनेसेंस। लीफ को बूढ़ा होने से कैसे बचाता है, उसका तरीका भी लिखा है, मिनरल्स को मोबिलाइज करके, मतलब ओल्ड लीफ से मिनरल निकाल करके न्यू लीफ में ले आता है। इसको बोलते हैं मिनरल का मोबिलाइजेशन, ताकि ओल्ड लीफ तो वैसे भी मरने वाली, मरने दो, लेकिन जो यंग लीफ है वो मिनरल की कमी की वजह से ना कमजोर हो जाए, यंग लीफ को मिनरल मिलता रहे, इसलिए ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट में मिनरल आ जाते हैं। सो प्लांट के बॉडी के अंदर ओल्ड पार्ट से मिनरल निकाल करके यंग पार्ट में मिनरल लाने को, जैसे ओल्ड पार्ट से जिंक निकाल के यंग लीफ में जिंक लाने को बोलते हैं मिनरल का मोबिलाइजेशन। और मिनरल का मोबिलाइजेशन जरूरी है क्योंकि ओल्ड पार्ट तो एनीवेज एब्सेशन उसका होने वाला है, लेकिन यंग पार्ट जल्दी ओल्ड ना हो जाए, यंग पार्ट जवान रहे, इसलिए डिले इन लीफ सेनेसेंस बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, उसको जल्दी जल्दी क्या मिलता रहे? न्यूट्रिएंट मिलता रहे। ठीक है। सो आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्ट बिल्ड करा ऑक्सिन के बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में। हमेशा इन दोनों को साथ में लेके चलो, समझ में आता है कंसेप्चुअली कि ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स आर हैविंग एंटागोनिस्टिक इफेक्ट with respect to apical dominance. Auxin causes apical dominance and cytokinin favors lateral growth या फिर adventitious shoot formation. Thank you so much for watching. I'll see you in the coming lectures.